महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे वो सक्सेस क्यों हुए हैं? कोई भी जो आंदोलन होता है उसकी सफलता या असफलता के पीछे कुछ रीजन होते हैं। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार किया, उसके भी कुछ रीजन थे कि अंग्रेज भारत के ऊपर अधिकार कैसे कर पाए। तो किसी भी आंदोलन को सफलता या असफलता के लिए सबसे पहले पॉइंट जो होता है वो होता है कि एक मजबूत संगठन होना चाहिए। एक मजबूत संगठन होना चाहिए। अगर किसी भी आंदोलन में एक संगठन मजबूत है, मतलब उस संगठन के अंदर एकता है, अगर वो पूरा का पूरा संगठन एक मुट्ठी की तरह बंद है, तो वो जो आंदोलन है, वो सक्सेस होने के जो चांस होते हैं वो 100 से भी ज्यादा % बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कि जो नेतृत्वकर्ता होता है, नेतृत्वकर्ता वो मजबूत होना चाहिए। किसी भी आंदोलन का एक जो होता है नेतृत्व करने वाला, वो व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। उसके अंदर डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो तुरंत होनी चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पे वो डिसीजन लेते समय घबराए नहीं। तीसरा जो होता है वो होता है किसी भी आंदोलन का कार्यक्रम। किसी भी आंदोलन का एक कार्यक्रम होना चाहिए। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कोई भी अगर आंदोलन आप लोग करते हो तो उसके लिए एक आप लोगों को कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा कि इस तारीख को हम उस जगह पर इकट्ठा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि 1857 की क्रांति की जो तारीख थी वो 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन 1857 की क्रांति लगभग 10 मई को स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से 1857 की क्रांति का एक असफलता का कारण क्या था कि क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना, मतलब कोई एक निश्चित कार्यक्रम उस क्रांति के लिए नहीं था। संगठन भी जो था वो मजबूत नहीं था। और जो नेतृत्व करता था वो कौन था बच्चों? आपको पता है वो कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तो ये जो बहादुर शाह जफर था ये खुद इतना कमजोर था, तो ये कैसे आंदोलन का नेतृत्व कर सकता था? चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है कार्यक्रम को आगे लेकर चलने वाला। मतलब जो भी कार्यक्रम निश्चित किया गया है वो उस पूरे के पूरे आंदोलन को आगे कौन लेकर चलता है। ये 4 चीजें प्लस में 5वीं जो चीज होती है वो होती है संघर्ष प्लस विराम फिर संघर्ष। मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर हम अंग्रेजों की रणनीतियां देखें या महात्मा गांधी की रणनीतियां देखें, उन्होंने क्या नियम लिया था? संघर्ष विराम संघर्ष। अंग्रेज पहले क्या करते थे? किसी भी राज्य के ऊपर एक अटैक कर देते थे, उसके ऊपर युद्ध करते थे, फिर तुरंत एग्रीमेंट कर लेते थे, विराम कर देते थे और फिर दोबारा क्या कर देते थे? युद्ध। तो इस तरीके से अगर रणनीति से चला जाए तो उस युद्ध को जीतने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट किया था 1930 के टाइम पे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो उसके लिए संघर्ष किया था, लेकिन जैसे ही नवंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर विराम लगा दिया जाता है। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाता तो दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट होता है वो होता है कि भैया जन भागीदारी कैसी होनी चाहिए। जन भागीदारी किसी भी आंदोलन को सफल या असफल करने के लिए पॉइंट होता है जन भागीदारी। मतलब उस आंदोलन के अंदर आप किस वर्ग के व्यक्तियों को शामिल कर रहे हो? क्या उस आंदोलन के अंदर क्या उच्च वर्ग के ही लोग हैं, या उस आंदोलन के अंदर मध्यम वर्ग के भी हैं या निम्न वर्ग के भी हैं? अगर किसी भी आंदोलन में तीनों वर्ग को लेकर चला जाए तो वो आंदोलन सफल होने के चांस 110% होते हैं। महात्मा गांधी के अंदर संगठन
को मजबूत बनाने की काबिलियत भी थी और वो डिसीजन मेकर भी थे और कार्यक्रम निर्धारित करते थे। उनके जितने भी आंदोलन है वो एक कार्यक्रम के तहत ही होते थे। 1920 का चाहे असहयोग आंदोलन लगा लो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन लगा लो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन लगा लो, सभी आंदोलन के कार्यक्रम निश्चित थे। कार्यक्रम को आगे भी लेकर चलते थे, जन भागीदारी भी थी, मध्यम वर्ग को भी लेके चलते थे, उच्च वर्ग को भी लेके चलते थे, निम्न को भी लेके चलते थे और महिलाओं को भी साथ लेकर चलते थे। तो उनके अंदर ये काबिलियत थी। उसके बाद छठा जो पॉइंट होता है वो होता है क्षेत्रीय जन भागीदारी। क्षेत्रीय जन भागीदारी, किसी भी आंदोलन को सक्सेस करने के लिए क्षेत्रीय जन भागीदारी भी होनी चाहिए। सोच के देखो, अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है, वो आंदोलन केवल पश्चिम के लोगों के लिए हो या केवल पूर्व के लोगों के लिए हो, चाहे उत्तर के चाहे दक्षिण, अगर आप चारों लोगों को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को अगर आप उस आंदोलन में शामिल करते हो तो उस आंदोलन के सफल होने के चांस कितने ज्यादा है आप खुद सोच सकते हो। तो महात्मा गांधी इन सारी की सारी चीजों में निपुण थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है कि महात्मा गांधी के जो लक्ष्य थे वो क्या क्या थे। महात्मा गांधी के जो लक्ष्य थे वो क्या क्या थे। महात्मा गांधी के जो लक्ष्य थे बच्चों, उसमें सबसे पहले लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी का जो पहला लक्ष्य था वो हिंदू मुस्लिम एकता, इस चीज को वो लेके साथ चलते थे, मतलब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेके चलते थे। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल आपके पास 1920 का असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इसी आंदोलन के समय लगभग 1919 के टाइम पे एक आंदोलन और खड़ा हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो एक खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का था और अब जब एक साल के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने दोनों को शामिल किया, मतलब दोनों का टारगेट एक निश्चित कर दिया, तो महात्मा गांधी के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का लक्ष्य था। दूसरा, ये छुआछूत के खिलाफ थे। छुआछूत के खिलाफ थे ये किसी प्रकार का भी छुआछूत बर्दाश्त नहीं करते थे और इसके खिलाफ वो बार बार लड़ते रहते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट था महिलाओं के लिए हमेशा लड़ते थे। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के टारगेट्स थे। अब हम करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप लोगों को महात्मा गांधी को पढ़ते हुए मजा आएगा। तो बच्चों अब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं सही तरीके से। देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि महात्मा गांधी जो था उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इसी वजह से 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब महात्मा गांधी किसके खिलाफ थे? हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है। और इसी हिंसा की वजह से जब 1920 के टाइम पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो 1922 में एक चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी घटना घटित हुई थी और यह घटना एक हिंसात्मक घटना थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने 1920 के टाइम पे असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसको 1922 में स्थगित कर दिया था, क्योंकि ये एक प्रकार की हिंसात्मक घटना थी और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा गांधी इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि आज के समय कई योजनाएं हैं जो कस्तूरबा गांधी के नाम से विख्यात है। अब महात्मा गांधी बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट थे। महात्मा गांधी लगभग 1887-88 के टाइम पे 1887-88 के टाइम पे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन में चले जाते हैं
और जब ये ब्रिटेन में चले जाते हैं तो उस समय विदेश में जाना एक प्रकार से गलत समझा जाता था। लोगों की नजरों में विदेश जाना एक गलत चीज थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी का पूर्ण जोर विरोध किया जाता है। लगभग 3 साल के बाद 1891 के टाइम पे महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करके वापिस इंडिया में आ जाते हैं। और जब वापिस इंडिया में आते हैं तो काफी टाइम तक तो इनके पास कोई केस आता भी नहीं है, और जो इनका पहला केस होता है वो उस पहले केस को महात्मा गांधी हार जाते हैं। हारने का कारण क्या था? हारने का कारण था महात्मा गांधी का सत्य के ऊपर चलना। महात्मा गांधी सत्य ही बोलते थे, और जो वकालत करता है उसको आपको पता है कि उसको अगर वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो तो उसको कितनी प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ता है। तो महात्मा गांधी अपना पहला केस हार जाते हैं, और जैसे ही ये केस हार जाते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई में अच्छा खासा पैसा वेस्ट मतलब यूज करते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई प्रॉफिट अभी तक महात्मा गांधी को नहीं हुआ। लेकिन 1893 में उनके पास एक केस आता है। 1893 में उनके पास एक केस आता है। उस केस की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले जाते हैं, और 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो 1800 ये केस का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी। इस केस का नाम क्या था बच्चों? अब्दुल्ला एंड कंपनी। ये अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम का केस होता है। इसकी पैरवी के लिए महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी डरबन दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे एक ट्रेन के अंदर, और उसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी थी। महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे होते तो किसी अंग्रेज के द्वारा उनको उस ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक काले या हम कह सकते हैं कि एक सावले इंसान थे, और वहां पे उस समय नस्ल भेद बहुत ही चरम पोजीशन पे था। मतलब भूरों और कालों के साथ भेदभाव किया जाता था। महात्मा गांधी बहुत ही गुस्सा होते हैं उस समय, और महात्मा गांधी निर्णय लेते हैं कि अब मैं इस जगह पे रह के इस चीज के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़ूंगा। और इसी प्रकार महात्मा गांधी 1895 के टाइम पे एक नटाल कांग्रेस का गठन करते हैं। नटाल कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी वहां पर करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली? तो ये थारो नाम के व्यक्ति से ली। थारो नाम के व्यक्ति से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा ली। उसके बाद महात्मा गांधी यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? अब महात्मा गांधी को नस्ल भेद के खिलाफ लड़ना था, इसलिए महात्मा गांधी यहाँ पे सबसे पहले एक आश्रम का गठन करते हैं जिसका नाम होता है टोल्स्टॉय नाम का आश्रम का गठन करते हैं। महात्मा गांधी ने 3 आश्रम बनाए थे। टोल्स्टॉय इनका प्रथम आश्रम था, फिर एक आश्रम का नाम था वर्धा आश्रम, और एक का नाम था साबरमती। ये 3 आश्रम थे। साबरमती आश्रम का गठन 1916 में किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो 3 प्रकार के आश्रम। पहला आश्रम टोल्स्टॉय दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक आश्रम था, और उसी समय एक पत्र भी प्रकाशित करते जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन उस समय महात्मा गांधी करते हैं। और ये लगभग बात है 1902-1903 के टाइम की। 1902-1903 के टाइम की बात है जब ये इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। अब महात्मा गांधी जब ये नस्ल भेद के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपको पता है उस समय भारत ब्रिटेन के अधिकार में था, और ब्रिटेन एक पावर में होती थी। ब्रिटेन एक पावर कंट्री देश होता था। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सीधा इस दक्षिण अफ्रीका से उस नस्ल भेद के खिलाफ ब्रिटेन में चले जाते हैं। और ब्रिटेन में जब जाते हैं तो ये समुद्री मार्ग से जाते हैं। तब फिर ये किताब भी लिखते हैं जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये महात्मा गांधी की पहली पुस्तक
थी, पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज जो थी वो किस भाषा में थी? तो भाषा कौन सी थी? इंग्लिश भाषा थी। और ये कहां पर? ये मतलब दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की यात्रा के टाइम पे प्रकाशित की गई थी। महात्मा गांधी की एक पुस्तक और थी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की दो पुस्तकों के नाम है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और एक हिंद स्वराज। और अखबारों के नाम, पत्रों के नाम करें तो इंडियन ओपिनियन एक पत्र था और एक पत्र था इनका हरिजन। हरिजन पत्र जो था ये 1933 में प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। 1933 में प्रकाशित किया गया था हरिजन नामक समाचार पत्र। उसके बाद एक और था यंग इंडिया। यंग इंडिया, और ये यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था 1920 के टाइम पे इंग्लिश भाषा में। यंग इंडिया 1920 के टाइम पे जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय प्रकाशित किया गया था इंग्लिश के अंदर। और एक और था नवजीवन। नवजीवन, और ये नवजीवन प्रकाशित किया गया था 1920 के टाइम पे। ये किस भाषा में? गुजराती। ये गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था और सारे के सारे इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किए गए थे। ये हरिजन इंडिया में, यंग इंडिया इंडिया में, नवजीवन इंडिया में, लेकिन इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। ये सारे समाचार पत्र थे और इनकी पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज और एक था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये दोनों इनकी पुस्तकों के नाम थे। अब महात्मा गांधी लगभग 1914-1915 के टाइम में भारत में वापसी करते हैं। वो तारीख थी 9 जनवरी। 9 जनवरी को महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं और इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। आगे की बातों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना पार्ट मैं महात्मा गांधी के बारे में इस वीडियो में करा रहा हूं। इसे नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा जब वो इंडिया के अंदर क्या क्या योगदान देंगे उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक बच्चों दुआओं में याद रखना। थैंक यू।